एपिसोड 121। मरे हुए सैनिक। लायन के शरीर में जहर पहुंच गया था और जब तरुण उसके शरीर से जहर निकालकर उसे अपनी जड़ों से छोड़ देता है तो वो धीरे से खड़ा होता है। लायन मिस्टर शर्मा को समझाते हुए कहता है, मिस्टर शर्मा, ये मेरी गलती थी, मैं ही इससे मुकाबला करना चाहता था। ये सुनकर मिस्टर शर्मा शांत हो जाते हैं क्योंकि वो पहले तरुण को डांट रहे थे। तभी लायन फिर से लड़ने के लिए तैयार होकर तरुण से कहता है, इस बार तो तुम जीत गए, पर चलो आ जाओ। इस बार कोई सोल पावर का इस्तेमाल नहीं, देखते हैं कि इस बार तुम मुझसे कैसे जीत पाओगे। उसकी इस हरकत से जिया फिर से गुस्से में आ जाती है और मोहित औंसकर से कहता है, ये लायन बड़ा ही बेशर्म इंसान है, सबके सामने इतनी बेइज्जती हो गई, पर फिर भी इसकी अकड़ नहीं गई। मोहित अब जोर से आवाज लगाकर तरुण से कहता है, तरुण, इस बार इसे अच्छे से पीटना ताकि फिर उठकर ये इस तरह की हरकत दोबारा ना करे। तरुण भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, चल आजा। तभी मिस्टर शर्मा जोर से चिल्लाकर उन दोनों को धमकाते हुए कहते हैं, तुम दोनों शांत हो जाओ, ये क्लासरूम तुम दोनों के आपसी मामलों के लिए नहीं है। अभी शांति से बैठ जाओ और क्लास खत्म होने के बाद बाहर जाकर जो मन करे वो करना, समझे। मिस्टर शर्मा की तेज आवाज से बाकी सभी बच्चे झट से जाकर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं, पर तरुण और लायन अभी भी ऐसे ही खड़े हुए थे। उन्हें देखकर मिस्टर शर्मा फिर से जोर से चिल्लाकर कहते हैं, तुम दोनों से अलग से कहना पड़ेगा क्या। तरुण और लायन अब शांत हो जाते हैं और लायन तरुण के पास से होकर पीछे की तरफ जाते हुए कहता है, क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो जिया के पीछे वाली डेस्क पर जाकर बैठ जाता है और तरुण जिया के पास जाकर बैठ जाता है। जिया तरुण से कहती है, तरुण, ये लायन मुझे तंग करता रहता है, इसे बाद में अच्छे से सबक सिखा देना। ये तुम्हें तंग करता था? तरुण पूछता है। जिया बताती है, ये हमेशा मेरे पास आता रहता है, पर मुझे इसकी चिंता नहीं है। तरुण ये सुनकर शक्त हो जाता है, मानो उसे बुरा लग रहा था और वो मन ही मन कहता है, ये जिया को तंग करता रहता है, पर आज इसको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। इतना सोचकर तरुण हल्के से पीछे मुड़कर अपने और जिया के पीछे बैठे लायन को घूरने लगता है। लायन बैठा अब भी बेशर्मों की तरह जिया को ही घूरे जा रहा था। तभी जिया तरुण के कंधे पर अपना सिर रख लेती है और इससे लायन बुरी तरह से जल जाता है। वो गुस्से से दांत पीसने लगता है। क्लास स्टार्ट हो जाती है और मिस्टर शर्मा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्लास लगातार करीब 3 घंटों तक चलती है और उसके बाद मिस्टर शर्मा क्लास खत्म करके वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बच्चे भी वहां से जाने लगते हैं। जिया भी खड़ी होकर लंबी सी अंगड़ाई लेती है और फिर तरुण को बताते हुए कहती है, तरुण, यहाँ टाइटन शहर में खाने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, चलो टहल कर आते हैं। तरुण जवाब देता है, ठीक है चलो। मोहित और औंसकर से भी पूछ लेते हैं। इस पर जिया नाराज होकर पूछती है, तुम उन दोनों को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? वो दोनों बहुत ऊधम उतारते हैं, उनके बारे में भूल जाओ, बस मैं और तुम ही जाएंगे। मोहित और औंसकर दोनों ये सुन लेते हैं और औंसकर जिया से कहता है, जिया, अगर तुम डरती हो कि हम तुम्हारी डेट खराब कर देंगे तो इसके लिए मेरा मजाक बनाना जरूरी नहीं है। मैं सबसे ज्यादा हैंडसम, चार्मिंग और टैलेंटेड हूं, मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकता हूं। इतना कहकर वो तुरंत तरुण और जिया के पास आकर खड़े हो जाते हैं और अब वो सब वहां से जाने लगते हैं। लायन अभी भी वही क्लास में ही था और वो उनके आगे अड़कर खड़ा हो जाता है। इससे तरुण, जिया और उनके बाकी साथी गुस्से में आ जाते हैं। लायन बाहर की तरफ जाते हुए तरुण से कहता है, तरुण, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगता है और ये देखकर मोहित गुस्से में आकर तरुण से कहता है, तरुण, इसका अभी भी मन नहीं भरा है, क्या अब मैं ही इसे सबक सिखा दूं? नहीं, तुम जाओ, मैं ही इससे निपटता हूं। इतना कहकर तरुण और जिया लायन के पीछे चले जाते हैं। लायन उन्हें स्कूल के अंदर ही जंगल में ले जाता है। वो सभी आगे बढ़े जा रहे थे, वो काफी अंदर आ चुके थे। तभी जिया कहती है, हम इतनी देर से बस चले ही जा रहे हैं, क्या हम अभी तक भी वहां नहीं पहुंचे? ये सुनकर लायन रुक जाता है और लड़ने के लिए तैयार होकर कहता है, ठीक है, तो यही शुरू करते हैं। इतना कहकर वो लड़ने की पोजीशन में आ जाता है। तरुण बड़े ही आराम से खड़ा हुआ था और वो लायन से हमला करने के लिए इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, आ जाओ। इतना सुनते ही लायन तेजी से तरुण पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागता है और सीधा हमला कर देता है। तरुण बड़े ही आराम से उसके हमलों से बच रहा था
और इससे लायन गुस्से में आकर बहुत ही तेजी से अपने मुक्के मारने लगता है। तरुण इससे थोड़ा पीछे हट जाता है और तभी लायन तेजी से उछलकर अपने दोनों हाथों से तरुण पर हमला करने के लिए उसकी तरफ कूदता है। तरुण इससे बचने के लिए पीछे की तरफ गुलाटी मार जाता है, जिससे लायन के वार से तो बच जाता है, पर एक पेड़ में लगने से भी बाल बाल बचता है। अब तरुण पीछे जा नहीं सकता था, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा पेड़ था और मौका पाकर लायन तेजी से हमला करने के लिए तरुण की तरफ बढ़ता है। इससे जिया भी घबराकर अपनी आंखें मींच लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि तरुण को यह वार लग जाएगा। तरुण लायन के इस वार के लिए पूरी तरह से तैयार था और लायन का वार लगने से पहले उस पर अपना वार कर देता है, जिससे लायन का मुक्का पेड़ में लगता है, पर तरुण का मुक्का लायन की छाती में जोर से लगता है और इससे लायन की सांस अटक जाती है और वो हिल भी नहीं पाता। तरुण अब उससे पूछता है, क्या अब तुम्हारा मन भर गया या अब भी कोई कसर बाकी है? लायन लंबी सी सांस भरकर गुस्से में आकर तरुण पर हमला करते हुए कहता है, नहीं। इतना सुनकर तरुण भी गुस्से में आ जाता है और उसके वार से बचकर कहता है, अब मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम खुद मना नहीं करते। इतना कहकर तरुण भी उस पर वार कर देता है। लायन भी अपने कई वार करता है, पर तरुण उसके वार से बचकर उस पर अपने वार करने लगता है और लायन तरुण के वार से बच नहीं पाता। जैसे ही लायन अपना मुक्का तरुण को मारता है, तो तरुण उसके मुक्के से बचकर उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ मरोड़कर उसे उठाकर जमीन पर देकर मारता है। इससे लायन बड़ी जोर से दर्द से चीखता है, पर फिर भी हार नहीं मानता। वो दोबारा उठकर तरुण पर हमला कर देता है और इस बार तरुण उसे एक ही मुक्के में दूर फेंक कर मारता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता। लायन बार बार उठकर तरुण पर हमला किए जा रहा था और तरुण बार बार उसे उठा उठाकर पटक रहा था और उसे बुरी तरह से पीट रहा था। लायन की हालत खराब हो जाती है, पर वो अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। वो फिर से उठकर तरुण पर वार करता है, पर तरुण इस बार उसके पैर और हाथों के जोड़ों पर वार करता है और फिर जोर से छाती में लात मारकर दूर फेंक देता है। लायन फिर से मुंह के बल जमीन पर गिरता है और जिया अब तरुण के पास आकर कहती है, ये बहुत जिद्दी इंसान है, इसे तुम कितनी भी बार उठा उठाकर दूर फेंकते रहो, पर यह फिर भी नहीं मानेगा। तरुण बताते हुए कहता है, अगर मैंने इसके जोड़ नहीं तोड़ता तो ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं होती। अब ये फिर कभी तुम्हें तंग करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर चलो, अब कुछ खाने के लिए चलते हैं, जिया खुश होकर कहती है। इतना कहकर जिया तरुण का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ तेजी से खींच कर ले जाती है और लायन वहीं जमीन पर पड़ा उन्हें आवाज लगाता रहता है। तरुण और जिया दोनों अपने स्कूल से निकलकर टाइटन शहर में घूमने लगते हैं। जिया भी आज पहली बार ही टाइटन शहर में घूमने के लिए आई थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो तरुण के बिना शहर घूमना नहीं चाहती थी। शहर बाहर से जितना बड़ा और आलीशान दिखाई देता था, वो अंदर से भी उतना ही आलीशान था। तरुण और जिया दोनों घूम रहे थे, तभी जिया की नजर एक बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग पर पड़ती है जो काफी ज्यादा मस्त दिखाई दे रही थी। जिया तरुण से पूछती है, तरुण ये क्या है? इसके सामने बाकी बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही और ये काफी चमक रही है। तरुण अनुमान लगाते हुए बताता है, ये किसी ऑक्शन हाउस जैसी लग रही है। ये जो सिंबल इसके ऊपर बना हुआ है, इससे ऑक्शन हाउस की पहचान होती है। जिया ये सुनकर पूछती है, अगर ये ऑक्शन हाउस है तो क्या हम भी एक बार इसमें जाकर देख सकते हैं? इतना कहकर जिया उस तरफ जाने लगती है, पर तरुण उसे रोक कर कहता है, जिया पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो, जिया जवाब देती है। तरुण और जिया अब खाना खाने के लिए कई रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर उन्हें सभी रेस्टोरेंट फुल पाते हैं। इस पर जिया गुस्सा करते हुए कहती है, अगर वो लायन हमारा इतना समय बर्बाद नहीं करता तो ये रेस्टोरेंट फुल ना होते और हम टाइम पर यहां आ गए होते। तभी जिया को एक स्ट्रीट फूड वाला नजर आता है और उसे देखकर जिया उसकी तरफ इशारा करते हुए तरुण से कहती है, तरुण वहां देखो, ऑक्शन हाउस जाने से पहले वहां चलकर कुछ खा लेते हैं। जिया इतना कहकर तरुण का हाथ पकड़कर उसे खींचकर उस तरफ ले जाने लगती है। दोनों भागकर उस स्ट्रीट फूड वाले इंसान की छोटी सी दुकान पर पहुंचते हैं। वहां उनके खाने के लिए काफी खाना था और वो दोनों वहां खाना खाते हैं और फिर ऑक्शन हाउस की तरफ जाने लगते हैं। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी तरुण को कुछ महसूस होता है और वो एकदम से चलते हुए रुक जाता है। जिया ये देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ तरुण, कोई परेशानी है क्या? तरुण जवाब देता है, यहां पर मुझे कुछ सोल पावर महसूस हुई। इतना बताकर तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों का इस्तेमाल करके उस तरफ देखता है।
जिस तरफ से उसे सोल पावर महसूस हो रही थी, क्योंकि अब तरुण किसी भी चीज के आर पार देख सकता था। तो तरुण को वही कुछ दूरी पर कुछ सामानों के पीछे कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जो जमीन पर पड़े हुए थे। उन सैनिकों को किसी सोल मास्टर ने जान से मार डाला था, जिस वजह से वो जमीन पर पड़े हुए थे। और ये देखकर तरुण तुरंत उनकी तरफ भागता है। आखिर कौन है ये सोल मास्टर? क्या तरुण पर कोई खतरा आने वाला है? जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा सिर्फ मेरे चैनल टून अस्त्र पर। तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों से उन मारे हुए सैनिकों को देख लेता है और फिर तरुण और जिया दोनों उनकी तरफ भागते हैं। उन मरे हुए सैनिकों को देखकर जिया घबरा जाती है। उन मरे हुए सैनिकों के पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था जिस पर ऑक्शन हाउस का चिन्ह बना हुआ था। उसमें शायद कोई अनमोल चीज जिसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तरुण उसे देखकर कहता है, आखिर इसमें ऐसा क्या था जो वो इन सैनिकों को मारने से भी पीछे नहीं हटे? शायद इसमें कोई सोल बोन हो सकती है, जिया बताती है। पहले तो तरुण का ऑक्शन हाउस जाने का कोई खास मन नहीं था, पर अब वो देखना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए उन सैनिकों को मारा गया। तरुण खड़ा होता है और जिया को जवाब देते हुए कहता है, इसमें जो भी था अब वो तो ऑक्शन हाउस में जाने के बाद ही पता चलेगा। चलो अब वहां जल्दी से चलते हैं। इतना कहकर तरुण जिया को लेकर ऑक्शन हाउस की तरफ निकल जाता है। ऑक्शन हाउस पर काफी सारे सैनिक पहरा दे रहे थे और बड़े बड़े अमीर लोग वहां आ रहे थे। उन्हीं सैनिकों के बीच एक लड़की भी थी जिसकी उम्र करीब 24 साल लग रही थी और वो भी वहां खड़ी नजर रख रही थी। तरुण और जिया दोनों वहां आ जाते हैं और जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी एक सैनिक उन्हें वही रोकते हुए कहता है, वही रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। तरुण और जिया दोनों तुरंत वही रुक जाते हैं। जिया उनसे कहती है, हम बस यहां ऑक्शन देखने के लिए आए हैं, तो तुम हमें कैसे रोक सकते हो? इस पर ऑक्शन हाउस की वो लड़की उन्हें बताते हुए कहती है, मुझे माफ करना, पर आप अंदर तभी जा सकते हैं जब आपके पास बोली लगाने का पास होगा। बोली लगाने का पास? तरुण पूछता है। इतना सुनते ही एक सैनिक कहता है, इन्हें पास के बारे में ही नहीं पता, ये यहां घुसपैठ करने के लिए आए हैं, घेर लो इन दोनों को। इतना सुनते ही बाकी सभी सैनिक अपने भाले लेकर जिया और तरुण को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे जिया गुस्से में आकर उन्हें पीटने के लिए आगे बढ़ती है, पर तरुण रोक लेता है। तभी वो लड़की सभी सैनिकों को पीछे हटने के लिए इशारा करती है और सभी सैनिक पीछे हट जाते हैं। अब वो लड़की बताते हुए कहती है, पास का मतलब होता है कि आप बोली लगाने के काबिल है, क्योंकि उस पास की कीमत 10,000 सोने के सिक्के होती है। अगर वो हो तो आप किसी भी ऑक्शन हाउस में बोली लगा सकते हैं और आपको कोई नहीं रोकेगा। उसकी बात सुनकर तरुण उससे पूछता है, तो क्या यहाँ अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं है? वो लड़की बताती है, अगर आप यहाँ कुछ बेचने के लिए आए हो तो आप अंदर जा सकते हो, लेकिन आपकी चीज कुछ खास होनी चाहिए जिसे हमारे यहाँ के लोग बेचने के लिए तैयार हो जाए, और एक बात, वो चीज 1,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा महंगी होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर तरुण कुछ सोचने लगता है और जिया की तरफ देखता है। क्योंकि जिया को ऑक्शन हाउस देखना था, इसलिए तरुण अपनी बेल्ट के स्पेस में से एक हथियार निकालता है। वो हथियार 10 इंच जितना बड़ा सीधा मेटल डंडा जैसा लग रहा था। तरुण उसे बाहर निकालकर उस लड़की को दिखाते हुए कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं इसे बेचना चाहता हूं। तरुण के हथियार को देखकर वो लड़की पूछती है, ये क्या है? तरुण जवाब बताता है, ये एक हथियार है। ये सुनकर वो लड़की तरुण और जिया को अपने साथ ले जाते हुए कहती है, आप दोनों इस तरफ आइए। तरुण और जिया दोनों उसके साथ जाने लगते हैं। वो लड़की उन्हें ऑक्शन हाउस के अंदर एक कमरे की तरफ ले जाती है, जहां एक दूसरी लड़की उस कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। पहले वाली लड़की उन्हें उस कमरे के पास छोड़कर वापस मुड़ जाती है और वो दूसरी लड़की तरुण और जिया को कमरे में अंदर ले जाती है। उस कमरे में सामने ही सोफे पर एक आदमी बैठे कोई किताब पढ़ रहा था और उस कमरे में काफी सारी अनमोल चीजें रखी हुई थी। वो लड़की तरुण और जिया को उस आदमी के सामने ले जाकर उसे बताते हुए कहती है, सर, ये मेहमान यहाँ कुछ बेचने के लिए आए हैं। इतना सुनकर वो आदमी अपनी किताब नीचे रख देता है और तरुण और जिया की तरफ देखता है। तरुण तुरंत अपना वो हथियार बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वो आदमी खड़ा होता है और उसे तरुण के हाथ में से लेकर देखते हुए कहता है, क्या खूब कलाकारी है। अब वो तरुण से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है? तरुण उसे बताता है,
मैं इसे बैड शॉट बोलता है और ये काफी जहरीला है। यह सुनकर वो ऑक्शन हाउस का आदमी घबरा जाता है और उस हथियार को तुरंत वापस तरुण को दे देता है। तरुण अपने उस हथियार के बारे में आगे बताता है, यह हथियार काफी ताकतवर है। अगर यहाँ कोई सेफ जगह हो तो मैं आपको इसे एक बार चलाकर दिखा देता हूं। तरुण की बात सुनकर वो आदमी अपनी उस लड़की की तरफ इशारा करता है जो तरुण और जिया को वहां अंदर लेकर आई थी। इशारा पाते ही वो लड़की पास रखे एक पोर्ट को घूमती है, जिससे पीछे एक स्टील की दीवार फर्श से बाहर निकल आती है। उस स्टील की इतनी मोटी प्लेट को देखकर तरुण मुस्कुराकर ऑक्शन हाउस के उस आदमी से कहता है, मुझे डर है कि आपकी ये स्टील की दीवार मेरे हथियार के वार को सह नहीं पाएगी। तरुण की बात सुनकर वो आदमी हंसकर बताता है, आपको शायद भरोसा ना हो, पर यह स्टील की दीवार हजारों बार टेस्ट की गई है। ये काफी मजबूत है, आज तक इसे एक खरोच तक भी नहीं आ पाई, इसलिए आप डरिए मत। उसकी बात सुनकर तरुण मुस्कुराता है और अपने उस हथियार से दीवार की तरफ निशाना लगाकर ट्रिगर वाले हिस्से को जोर से भींच देता है, जिससे उस हथियार का आगे वाला सिरा झटके से खुलता है और एक साथ साथ छोटी गोलियां निकलकर तेजी से उस स्टील की दीवार के आर पार होकर पीछे की दीवार में जाकर घुस जाती है और उनका झर दीवार में लग जाता है। ये देखकर वो ऑक्शन हाउस का आदमी चौंक जाता है और भागकर अपनी स्टील की दीवार में हुए छेद देखता है। इतने बड़े छेद देखकर और पीछे दीवार में उस हथियार की गोलियां गड़ी देखकर वो आदमी काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है। क्या कमाल का हथियार है, वो आदमी खुश होकर कहता है। अब वो आदमी खुश होकर तरुण की तरफ देखता है और उससे कहता है, मैंने आज तक इतना ताकतवर हथियार नहीं देखा, मैं इसके लिए आपको 1000 सोने के सिक्के दूंगा। तरुण इस पर उसे हाँ कर देता है और हथियार उसे दे देता है। तरुण अब अपने पास खड़ी उस ऑक्शन हाउस की लड़की से पूछता है, क्या अब हम ऑक्शन हाउस ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाई हो गए? वो लड़की जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। इतना कहकर वो तरुण और जिया को अपने साथ ले जाती है। ऑक्शन हाउस काफी सारे अमीर लोगों से भरा हुआ था और सभी किसी अनमोल चीज के बारे में बातें कर रहे थे। ऑक्शन बस शुरू ही होने वाला था और जो भी अंदर ऑक्शन के लिए जा रहा था उन्हें एक एक मास्क दिया जा रहा था ताकि उनकी असली पहचान कोई जान ना सके। तरुण और जिया भी उस लड़की के साथ अंदर की तरफ जा रहे थे। तभी तरुण और जिया को भी मास्क दिया जाता है और फिर उन्हें अंदर भेज दिया जाता है। तरुण और जिया भी अंदर आ चुके थे और वहां बोलियां लगनी शुरू हो चुकी थी। ऑक्शन हाउस अंदर से काफी बड़ा था, जहां पर बोलियां लगाई जा रही थीं और जैसे ही तरुण और जिया दोनों आगे जा रहे थे तभी उन्हें एक लेडी गार्ड रोक लेती है, क्योंकि एक अमीर आदमी 2 लड़कियों को अपने साथ लेकर नीचे की तरफ जा रहा था और तरुण और जिया को इसलिए अभी नीचे नहीं जाने दिया जाता। जिया इससे थोड़े गुस्से में आती है, फिर तरुण का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ खींच कर ले जाने लगती है। जिया जिस तरफ तरुण को ले जा रही थी वही थोड़े ही आगे नैना के पिता और दादाजी बैठे हुए थे, पर अभी तरुण और जिया को ये नहीं पता था कि वो नैना के पिता और दादा है। नैना के पिता ने अपनी छड़ी ले रखी थी और तरुण और जिया उनके पास से निकलने ही वाले थे। तभी नैना के पिता फौजी कहते हैं, ये सारी लड़कियां एक जैसा ही बिहेव करती है। ये सुनकर तरुण और जिया एकदम से आगे बढ़ते हुए रुक जाते हैं और जिया उनसे पूछती हैं, आप कहना क्या चाह रहे थे? ये सुनकर नैना के पिता फौजी तरुण और जिया की तरफ देखते हैं और फिर खड़े होकर उस अमीर आदमी की तरफ इशारा करते हैं जिसने ऑक्शन हाउस की 2 लड़की अपने आजू बाजू बैठा रखी थी और वो उनके प्राइवेट पार्ट्स पर अपने हाथ फेर रहा था। फौजी उन लड़कियों की तरफ इशारा करके बताते हैं, मैं ऑक्शन हाउस की इन लड़कियों के बारे में कह रहा था। इन्हें ऑक्शन हाउस ने ट्रेनिंग के लिए तब खरीद लिया था जब ये जवान थी और अब देखो ये इनसे क्या क्या करवाते हैं। इनकी सारी फीलिंग्स मर चुकी है और ना इनका अपना कोई नजरिया है और ना ही खुद की आत्मा। तो क्या ये गुलाम है? पर गुलाम पर तो दोनों साम्राज्यों में बैन लगाया हुआ है, तरुण कहता है। इस पर फौजी जवाब देते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि उसके बाद भी ये सब रुकेगा? अगर रुकता तो ये सब यहां नहीं होता। नैना के पिता फौजी अब तरुण और जिया से पूछते हैं, वैसे तुम दोनों इतनी कम उम्र में यहां ऑक्शन हाउस में आए हो, क्या तुम भी यहां कुछ खरीदने के लिए आए हो? जिया जवाब देकर बताती हैं, नहीं, हम बेचने आए हैं। ये सुनकर नैना के पिता शांत खड़े हो जाते हैं और अब कुछ नहीं पूछते। नैना के दादा स्वॉर्ड मास्टर भी अब उन्हीं के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी ऑक्शन का होस्ट 3 बार अपने हथौड़े को अपनी मेज पर मारता है, जिससे सभी का ध्यान तुरंत उस पर जाता है। होस्ट जोर से आवाज लगाकर बताता है, अब आप सभी हमारे खास ट्रेजर के लिए तैयार हो जाइए।
जिसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्कों से शुरू होने वाली है। और क्योंकि ये खास है इसलिए इस पर आप 10,000 से बढ़ाकर बोली लगाएंगे, उससे कम बोली नहीं लगेगी। इतना कहकर वो ताली बजाता है और उसके पीछे वाला दरवाजा जोर से खुलता है, जिसमें से ऑक्शन हाउस की एक लड़की एक बड़ी सी लकड़ी से बनी रिक्शा लेकर बाहर आती हैं, जिस पर एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था और पिंजरा एक लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था। बोली लगाने वाले सभी लोग उस पिंजरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी महंगी बोली वाली चीज कुछ खास ही होगी। क्या है इस पिंजरे के अंदर और क्यों है इसकी बोली ज्यादा? क्या कोई खतरनाक चीज है इस पिंजरे के अंदर? जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा सिर्फ मेरे पर। पिंजरे को सबके सामने लाया जाता है और सब लोग उसके अंदर की चीज को देखने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। वही ऑक्शन में टाइटन राज्य के राजकुमार यमन सिंह भी थे। वो भी बाकी सभी खरीदारों की तरह पिंजरे के अंदर की चीज को देखने के लिए बेसब्र हो रहे थे। तभी होस्ट जोर से आवाज लगाकर कहता है, सभी मेहमान ध्यान दीजिए, हमारी खास चीज आप सभी के सामने आने जा रही है। सभी गौर से आंखें गाड़ कर देखने लग जाते हैं। तभी होस्ट पिंजरे पर से कपड़ा उतार देता है और अंदर की चीज देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पिंजरे के अंदर एक लड़की थी जो अपने मुंह को छुपाए पिंजरे में कुकड़कर बैठी थी। उसे देखकर तरुण भी हैरान हो जाता है, क्योंकि आज उसके सामने ही किसी लड़की को बेचा जा रहा था। होस्ट कहता है, शायद आप ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो गए कि इस लड़की के दाम इतने ज्यादा क्यों हैं। इतना कहकर वो अपने हथौड़े से पिंजरे को हल्के से पीटते हुए पिंजरे में एक तरफ बैठी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। वो लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी और वो फिलहाल बस रोए जा रही थी। जैसे ही होस्ट आकर उस लड़की को छूता है तो वो लड़की एकदम से बिल्ली की तरह उछलकर पिंजरे के बीच में आ जाती है और होस्ट को गुस्से से घूरने लगती है। उसकी पूंछ अब सबको दिखाई देने लगती है। सब खरीदने वाले बहुत ही गौर से उस लड़की को देखे जा रहे थे। तभी होस्ट बताता है, अगर आप सब गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। ये लड़की एक कैट गर्ल है। जब इसकी सोल जागी तब इसके शरीर में भी इस तरह से बदलाव आ गए और अब इसका फिगर एक बिल्ली जैसा हो गया है। इस तरह की लेडी को अपनी पालतू बनना आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो अब आप सब बोली लगाना शुरू कर सकते हैं। जिया इससे गुस्से में आ जाती है और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, ये हरामजादे इस लड़की को किसी पालतू जानवर की तरह कैसे बेच सकते हैं। इतना कहकर जिया गुस्से में उस लड़की को बचाने के लिए जाने लगती है। तभी तरुण उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तरुण जिया को समझाते हुए कहता है, भाले ही तुम इस कैट लेडी को अभी बचा सकती हो, पर यहां पर और लेडी भी होगी। क्या तुम उन्हें भी बचा पाओगी? ये कहते हुए तरुण भी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने लगता है। तभी नैना के पिता फौजी स्वॉर्ड मास्टर की तरफ इशारा करते हैं और वो तुरंत अपनी बोली लगा देते हैं। ये देखकर तरुण और जिया दोनों बुरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी जो आदमी न्याय की बात कर रहा था वो इस लड़की को खरीदना चाहता था। फौजी तरुण और जिया को अपनी तरफ ऐसे देखता देखकर कहते हैं, उनको बचाना पूरी तरह से खराब है जो पहले ही अपनी आत्मा खो चुकी है। तो फिर मैं एक आत्मा वाली को कैसे नहीं बचा सकता? अब सभी लोग अपनी अपनी बोली लगाना शुरू कर देते हैं और इससे वो पिंजरे में कैद लड़की घबराने लगती है। बोली लगते लगते 140000 तक पहुंच जाती है। तभी यमन सिंह 170000 की बोली लगा देता है। तरुण इससे गुस्से में आए जा रहा था और ये देखकर नैना के पिता तरुण से कहते हैं, मैं तुम्हारी सोच समझ गया बच्चे, अब तुम चिंता मत करो। इतना कहकर वो स्वॉर्ड मास्टर से बोली लगाने के लिए कहते हैं और वो 180000 की बोली लगा देते हैं। ये बोली सुनकर यमन सिंह गुस्से में आ जाता है और कहता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझसे टक्कर लेना चाहता है। इतना कहकर वो अपना मास्क हटाकर ऊपर की तरफ देखता है, जहां पर नैना के पिता, दादा और तरुण और जिया थे। तरुण यमन सिंह को पहचान जाता है, क्योंकि उसी की वजह से ही वो टाइटन स्कूल से निकाले गए थे। तरुण उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि टाइटन राज्य के राजा का भाई खुद ऐसे काम कर रहा था। नैना के पिता और दादा ने मास्क नहीं लगाया हुआ था और वो सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे यमन सिंह उन्हें देख पाए। नैना के दादा स्वॉर्ड मास्टर काफी ज्यादा ताकतवर सोल मास्टर थे, जो अकेले ही एक बड़ी सेना को पल भर में खत्म कर सकते थे, और उनके होते नैना के पिता को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि ये नैना के पिता के छोटे भाई थे,
इसलिए नैना के पिता इन्हें अंकल बुलाते थे और नैना दादा। यमन सिंह और बाकी सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे। तभी स्वॉर्ड मास्टर हल्के से उनकी तरफ देखते हैं और वो सभी डर के मारे उनसे नजर हटा लेते हैं। यमन सिंह भी गुस्से से अब उनसे नजर हटाकर आगे की तरफ नजर करके बैठ जाता है और गुस्से में अपने मास्क को भींच कर तोड़ देता है। ऑक्शन हाउस का होस्ट भी डर के मारे घबरा जाता है और बिना समय गवाए उस कैट लेडी को नैना के पिता को बेच देता है। दोबारा से पिंजरे पर कपड़ा ढका जाने लगता है। अब क्योंकि जिया एक खरगोश थी, इसलिए वो धीरे से कुछ बोलती है और उसकी आवाज वो कैट लेडी सुन लेती है। अब वो कैट लेडी शांत होकर बैठ जाती है। ऑक्शन हाउस की लेडी गार्ड उस पिंजरे को फिर से वापस ले जाती है। जिया इसके लिए फौजी का शुक्रिया करते हुए कहती है, आपने आज इस लड़की की जान बचा ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। इस पर फौजी हल्के से हंसते हैं और कहते हैं, देखते हैं अब आखिर में क्या बिकने के लिए आता है। लायन के पिता शाइन स्कूल के अंदर जा रहे थे और लायन उन्हें रोकते हुए कहता है, पिताजी आप वापस चले जाइए, ये मेरा मैटर है, मैं इसे संभाल लूंगा। लायन के पिता सख्त होकर कहते हैं, मेरे बेटे को कोई पीटे, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? फिर मेरा सुप्रीम गॉड तेजा होने का फायदा ही क्या है? मैं बस यहां देखने आया हूं कि मेरे बेटे को पीटने की हिम्मत किसकी हो गई। पिताजी आपसे बोला तो मैं संभाल लूंगा, अगर आप ऐसे यहां आएंगे तो मैं स्कूल में क्या कहूंगा? लायन समझाते हुए कहता है। लायन के पिता तेजा जवाब देते हैं, जब तुम्हारे पिटने की ही स्कूल ने चिंता नहीं की तो मेरे यहां आने की क्या करेंगे? मैं बस एक बार उस बदमाश को पकड़ लूं, फिर तुम्हारे टीचर ही इस मुद्दे पर फैसला करेंगे। यह सुनकर लायन की हवा खराब हो जाती है और वो बताते हुए कहता है, पिताजी ये लड़ाई मैंने है शुरू की थी, इसमें उस तरुण की कोई गलती नहीं थी। यह सुनकर उसके पिताजी उसे ही एक चमाट मार कर कहते हैं, पहले खुद ही लड़ाई शुरू करते हो और फिर खुद ही पिटते हो, तुमने मेरा नाम खराब कर दिया। तभी वहां पीछे से दो लड़कियां टहलते हुए आ जाती हैं और लायन उन्हें देखकर अपने पिता से लिपट कर रोने लगता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां उस पर हंसने लगती है और फिर वहां से चली जाती है। लायन के पिता भी काफी ज्यादा ताकतवर थे और वो गुस्से में तरुण का नाम पुकारते हैं और वहां उनकी शक्ति से आसपास की चीजें उड़ जाती है। तरुण अभी जिया के साथ ऑक्शन हाउस में ही था और अब ऑक्शन में बेचे जाने वाला आखिरी आइटम लाया जाता है। ऑक्शन हाउस की ही एक लड़की अपने हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स पकड़े होस्ट की तरफ ला रही थी। उस बॉक्स में कुछ था जो लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था और सब लोग ही उस आखिरी आइटम का इंतजार कर रहे थे। होस्ट उस आइटम पर से कपड़ा उतारता है और यह आइटम तरुण का गुप्त हथियार बैड शॉट था जो तरुण ने आज बेचा था। उसे देखकर जिया तरुण से कहती है, तरुण ये तो हमारा हथियार बैड शॉट है। फौजी ये सुनकर कहते हैं, बैड शॉट ये तो अच्छा नाम है। तभी होस्ट तरुण के आइटम के बारे में बताता है, ये आइटम एक खास तरह का हथियार है जो काफी ताकतवर है। इसके अंदर 36 छोटी सुइयां जैसी गोली है जिन्हें ये एक ही बार में फायर कर सकता है और इसका वार इतना ताकतवर है कि ये एक ही बार में 1 सेंटीमीटर की स्टील प्लेट में छेद कर सकता है। इसके अलावा इसमें ताकतवर जहर भी लगा हुआ है और इसकी बोली हम 1000 सोने के सिक्कों से शुरू करेंगे। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी नैना के पिता इशारा करते हैं और स्वॉर्ड मास्टर 10,000 सोने के सिक्कों की बोली लगा देते हैं। उनकी बोली लगते ही सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है और इस बार भी उनके खिलाफ कोई बोली नहीं लगाता। जिया उनसे कहती है, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? नैना के पिता जवाब देते हैं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दे सकता। अब कोई भी इसे खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा और मुझे ये पसंद आ गया। कोई भी बोली नहीं लगाता और ये हथियार भी नैना के पिता फौजी खरीद लेते हैं। ये देखकर यमन सिंह वहां से उठकर तुरंत चला जाता है। तरुण नैना के पिता से कहता है, आपने मेरे हथियार पर 10,000 सिक्के लगा दिए तो मैं आपको भी नुकसान नहीं होने दूंगा। इतना कहकर तरुण फौजी के करीब आता है और अपनी बेल्ट के स्पेस में से एक कलाई वाला तीर निकालकर उन्हें देते हुए कहता है, ये छोटा हथियार आपके लिए। इतना कहकर वो उस हथियार को फौजी के हाथ पर रख देता है और वो हथियार एकदम से खुलकर बड़ा हो जाता है। उस पर लिखा नाम मान समुदाय देखकर नैना के पिता फौजी कहते हैं, मान समुदाय, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। जिया मुस्कुराकर उन्हें बताते हुए जवाब देती है, तरुण ही मान समुदाय का पहला ऑनर है, इसीलिए आपने उसका नाम पहले नहीं सुना। फौजी तरुण से पूछते हैं, क्या तुमने इन दोनों हथियारों को बनाया है?
तरुण हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर हुंकार भर देता है। इस पर फौजी उससे कहते हैं, अगर हो सकता है तो मैं तुमसे ये हथियार ज्यादा मात्रा में खरीदना चाहूंगा। ये सुनकर तरुण थोड़ा हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है, क्या आप सच में ऐसा करने वाले हैं? फौजी जवाब देकर कहते हैं, क्या मैं तुम्हें मजाक करता दिखाई दे रहा हूं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने समुदाय के लिए अपने साथ ले जा सकता हूं। तरुण उनका शुक्रिया करते हुए जवाब देता है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, पर आज हमारे पास कुछ काम है। हम फिर कभी दोबारा जरूर मिलेंगे। ये सुनकर नैना के पिता मुस्कुराकर जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल। अब तरुण और जिया वहां से जाने लगते हैं और नैना के पिता उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। तभी स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, अब हमें भी चलना चाहिए। फौजी जवाब देते हैं, ठीक है, चलिए अंकल स्वॉर्ड। तरुण और जिया ऑक्शन हाउस से निकलकर अपने स्कूल वापस आ जाते हैं। वो स्कूल में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी तरुण को कुछ महसूस होता है। तरुण जैसे ही आगे देखता है और आगे बढ़ता हुआ एकदम से रुक जाता है। सामने ही लायन अपने पिता तेजा के साथ खड़ा हुआ था। तरुण को देखकर लायन इशारा कर देता है और उसका पिता अब तरुण और जिया की तरफ बढ़कर उनके आगे खड़ा हो जाता है। लायन को एक आदमी के साथ देखकर जिया उससे पूछती है, लायन, क्या तुम्हारा अब भी मन नहीं भरा? तभी लायन के पिता तेजा भारी आवाज में पूछते हैं, तुम दोनों में से तरुण कौन है? तरुण उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है, तरुण किसी लड़की का नाम हो सकता है क्या? इस पर तेजा गुस्से में आकर तेजी से उस पर हमला करने के उसकी तरफ कूद पड़ता है और तभी उसके करीब आने से पहले तरुण जिया को पकड़कर पीछे की तरफ उछलकर कूद जाता है, जिससे तेजा उसे छू तक भी नहीं पाता। इससे तेजा और ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाता है। तभी तरुण उससे पूछता है, तुम लायन के पिता हो ना? तेजा जवाब देता है, हाँ बिल्कुल सही समझे बच्चे, मैं सुप्रीम गॉड तेजा हूं। अब तुम मुझे जवाब दोगे कि मेरे बेटे को हाथ भी लगाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? उसकी बात सुनकर जिया आगे आकर लायन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, लायन, अब अगर हमने तुम्हारे पिता को भी पीट दिया तो क्या फिर बाद में तुम्हारे दादाजी भी यहां आएंगे? स्कूल के बाकी सभी बच्चे भी वहां इकट्ठे हो गए थे और अब लायन जिया को समझाते हुए कहता है, जिया तुम गलत मत समझना, पिताजी यहां इसलिए आए क्योंकि उन्होंने मेरी हालत देख ली थी, पर अगर मेरे दादा यहां आ गए तो फिर बहुत बुरा होगा। तभी तेजा लायन को आगे कुछ बताने से रोक देते हैं और जिया को देखकर कहते हैं, तू छोटी सी चिड़िया कुछ ज्यादा ही बोल रही है। पहले मैं इस बदमाश को सबक सिखा दूं, उसके बाद मैं तुमसे भी निपट लूंगा। तेजा की बात से जिया घबरा कर तरुण के पीछे छुप जाती है और इससे तरुण को गुस्सा आ जाता है। तरुण गुस्से में भरकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तेजा से कहता है, जिया के बारे में ऐसा बोलने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? चल अब आ जा। इतना सुन तेजा तुरंत तरुण की तरफ बढ़ता है और तरुण तेजा की तरफ। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। तेजा सीधा तरुण को मुक्का मारता है, पर तरुण उसके हाथ को पकड़ लेता है और जोर से उसकी छाती में मुक्का मारता है, पर तेजा अपने दोनों हाथ आगे लगा लेता है, जिससे तरुण का मुक्का उसके हाथों में लगकर रुक जाता है। अब तेजा अपने दोनों हाथों से तरुण को पीछे की तरफ धकेल देता है और फिर एकदम से तरुण पर दोबारा से हमला कर देता है। तरुण उसके मुक्के को लगने से पहले रोक लेता है और तभी तेजा मुस्कुराता है और अपने दूसरे मुक्के को तरुण की छाती में मारता है। तरुण अपने दूसरे हाथ से उसके इस वार को लगने से रोक लेता है, पर वो थोड़ा दूर पीछे धकेला जाता है। तरुण मन ही मन कहता है, ये मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, इसने अभी तक मुझसे लड़ते वक्त अपनी सोल पावर का भी इस्तेमाल नहीं किया। तेजा अपने अगले वार को तैयार करते हुए तरुण से कहता है, देखता हूं कि तू अब मेरे कितने वार और झेल सकता है बदमाश। इतना कहकर तेजा तेजी से तरुण की तरफ बढ़ता है और उस पर अपने दोनों हाथों से हमला करने लगता है। तरुण भी उसके वारों से बच रहा था और उसके हाथ के जोड़ तोड़ने की कोशिश करता है। तेजा को तरुण के वार लग भी जाते हैं, पर वो साथ के साथ उसके वार रोकता रहता है। तरुण अब इससे बचने के लिए तेजा के हाथ को पकड़ता है और उसके सहारे से उसकी पीठ पर लात मारकर पीछे की तरफ उछल जाता है और अब अपनी सोल और सोल रिंग्स बाहर निकाल लेता है। तेजा तरुण की सोल और सोल रिंग देखकर मुस्कुराता है और अपनी सोल और सोल रिंग बाहर निकाल लेता है। उसके ऐसा करने से उसकी 5 सोल रिंग और गोरिल्ला की सोल निकलकर बाहर आ जाती है। तेजा अब तरुण से कहता है, तू डर तो नहीं गया बच्चे? अब पहले मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ूंगा और फिर तेरे टीचर के आने से पहले
मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू दोबारा मेरे बेटे को पीटने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने पिता की बातों से लायन अब अपना सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है और तरुण तेजा को जवाब देता है, ठीक है, देखते हैं कौन किसकी टांगे तोड़ता है। तभी तेजा अपनी पहली सोल रिंग का इस्तेमाल कर देता है, जिससे उसकी ताकत पहले से 20% बढ़ जाती है और वो सीधा तरुण पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। तभी तरुण अपनी जड़ों का इस्तेमाल करके तेजा को उनमें जकड़ देता है, पर तेजा एक ही बार में तरुण की जड़ों को तोड़ देता है और इससे तरुण को भी एक फोर्स थोड़ा पीछे धकेल देती है। फोर्स लगने के बाद तरुण मन ही मन कहता है, इसकी पावर सच में पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तभी तेजा अपनी दूसरी सोल रिंग का इस्तेमाल कर देता है। अब तेजा की पावर पहले से 50% बढ़ जाती है और वो सीधा उछलकर तरुण पर अपने दोनों हाथों से हमला कर देता है। जैसे ही तेजा का वार तरुण को लगने वाला था, तभी तरुण उछलकर पीछे की तरफ कूद जाता है और तेजा के वार से बच जाता है। इससे तेजा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, इस बार मुझसे बचकर दिखा बच्चे। इतना कहकर तेजा अपनी तीसरी सोल रिंग का इस्तेमाल कर देता है। जैसे ही वो अपनी तीसरी सोल रिंग का इस्तेमाल करने लगता है तो वो हवा में उड़ने लगता है। तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों का इस्तेमाल करके ऊपर हवा में उठे तेजा की पावर देखने लगता है और ये देखकर वो चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, इसकी पावर अब पहले से 2 गुना बढ़ गई है। तभी एकदम से तेजा जमीन पर तरुण के करीब आकर जोर से कूदता है और उसके कूदने से जमीन टूट जाती है। तरुण बड़ी मुश्किल से उछलकर इससे बचता है। तरुण को इस बार भी बचा देखकर तेजा गुस्से से कहता है, तू इस बार भी बच गया, कोई नहीं बच्चे, जब तक तू बचता रहेगा मैं अपनी पावर ऐसे ही बढ़ाता रहूंगा। इतना कहकर वो अपनी चौथी सोल रिंग का इस्तेमाल करता है और अब सीधा अपने सीधे हाथ में पावर भरकर जोर से उछलता है और अपने मुक्के को तरुण को जोर से मारता है। उसका वार लगते ही वहां जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और चारों तरफ भयानक धूल उड़ जाती है। किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जिया बुरी तरह से तरुण के लिए घबरा जाती है और लायन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर अचानक से उसकी हंसी धूल हटते ही गायब हो जाती है, क्योंकि तरुण वहां था ही नहीं। अभी जो तेजा खुश हो रहा था, तरुण को वहां ना पाकर उसकी सारी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। तभी स्कूल का एक बच्चा जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे ऊपर देखो। उसकी आवाज सुनकर सभी तुरंत ऊपर देखते हैं और ऊपर देखकर तेजा और लायन के होश उड़ जाते हैं। तरुण अपनी जड़ों से एक पैराशूट बनाकर धीरे से नीचे आ रहा था और उसके हाथ में उसका गुप्त हथियार भूतिया क्रॉसबो था, जिससे तरुण तेजा पर निशाना लगा रहा था। तरुण निशाना लगाकर सीधा अपने तीर से तेजा पर फायर कर देता है और उसके छोटे छोटे तीर निकलकर तेजी से तेजा की तरफ जाने लगते हैं। तभी तेजा अपने दोनों हाथों से डिफेंस करने की कोशिश करता है, पर छोटे तीर उसके हाथों पर लग जाते हैं और वो पीछे धकेला जाता है। इससे तेजा गुस्से में आ जाता है और अपनी चौथी सोल रिंग का इस्तेमाल करके अपनी पावर को 3 गुना बढ़ा लेता है। अब वो जैसे ही तरुण पर हमला करने के लिए तैयार होता है तो उसे तरुण ही दिखाई नहीं देता और वो तरुण को ढूंढने लगता है। तभी तरुण पीछे से उसकी पीठ में अपनी मकड़ी की टांगे घुसा देता है, जिससे जहर तेजा के शरीर में घुस जाता है और तेजा हिल तक भी नहीं पाता। तेजा सीधा जमीन पर गिरता है और जहर तेजी से उसके शरीर में फैलने लगता है। तरुण उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और तेजा उसे ढंग से देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी आंखें धुंधलाने लग गई थी। तेजा दबी सी आवाज में कहता है, तुमने जहर का इस्तेमाल किया। तरुण जवाब देकर बताता है, हाँ बिल्कुल, जहर मेरी एक असली एबिलिटी है। क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? तेजा गुस्से में कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वो कहने से पहले सीधा जमीन पर गिर जाता है। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर लायन गुस्से में आ जाता है और तरुण पर टूट पड़ता है, पर वो तरुण को छू तक नहीं पाता। लायन गुस्से में 2-3 हमले करता है, पर उसका एक भी हमला तरुण को नहीं लगता। लायन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तरुण। इतना कहकर वो फिर से तरुण पर हमला कर देता है और तरुण उसे एक मार कर उसके पिता के पास फेंक देता है। तभी लायन फिर से उठकर हमला करने की कोशिश जैसे ही करता है तो तरुण उसे समझाते हुए कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता मारे जाए तो अब दोबारा हमला करने की सोचना भी मत, क्योंकि मुझे अभी उनके शरीर से जहर वापस निकालना होगा, वरना इन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर लायन का सारा गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपने पिता को सहारा देकर खड़ा करता है, जिससे तरुण अपनी सोल बोन मकड़ी की टांगों की मदद से उसके पिता के शरीर का सारा जहर निकाल देता है।
और क्योंकि उसके पिता लेवल 50 से ऊपर के सोल मास्टर थे, इसलिए वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। पर उनके अंदर सही से दोबारा खड़े होने तक की पावर नहीं बची थी। लायन अभी भी अपने पिता को सहारा देकर खड़ा हुआ था और अपने पिता को दोबारा से ठीक देखकर खुश होता है। तरुण उसे बताता है, मैंने तुम्हारे पिता के अंदर से सारा जहर निकाल दिया है। इन्हें कुछ समय तक कमजोरी महसूस होगी, तो इसीलिए इन्हें घर ले जाओ और 3 दिन अच्छे से आराम करने दो। गुस्सा मत होना और ना ही कोई सोल पावर इस्तेमाल करना। ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर तरुण लायन के पिता के बनाए उस गड्ढे में से बाहर कूद जाता है और कहता है, अब क्योंकि तुम्हारे पिता ने ये गड्ढा किया है तो अब तुम दोनों ही इसे संभालो। इतना कहकर तरुण जिया को लेकर वहां से स्कूल के अंदर जाने लगता है और बाकी सभी बच्चे भी वहां से चले जाते हैं। पर लायन और उसका पिता उस बड़े से गड्ढे को देखकर अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। नैना अपने साथियों को स्कूल में छोड़कर अपने घर कीबा समुदाय वापस आ चुकी थी और उसका कीबा शहर काफी ज्यादा सुंदर और आलीशान बना हुआ था। बड़ी बड़ी सुंदर इमारतें जो शहर के बीचों बीच थीं, उन्होंने शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा रखे थे। और इसी शहर के बीच में नैना का सुंदर आलीशान घर बना हुआ था, जिस पर काफी सारे सिपाही पहरा दे रहे थे। नैना अपने घर वापस आ चुकी थी और उसे अंदर जाने से कोई नहीं रोकता, क्योंकि वहां सभी उसे जानते थे। क्योंकि नैना के पिता अंकल स्वॉर्ड मास्टर के साथ अभी घर वापस नहीं आए थे, इसलिए सिपाही उसे बता देते हैं और नैना घर में बैठकर अपने पिता के आने का इंतजार करने लगती है। नैना को इंतजार करते काफी समय हो गया था और वो बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसी के कुछ दूर एक आधी उम्र का आदमी बैठा हुआ था, जो देखने में जवान और काफी ज्यादा ताकतवर सोल मास्टर लग रहा था, क्योंकि उसके कपड़े काफी बढ़िया और अनोखे थे, जो किसी कवच की तरह लग रहे थे। नैना उस आदमी से पूछते हुए कहती है, मैं आज इतने दिनों में घर वापस आई हूं और पापा अभी तक यहां नहीं आए। आपको क्या लगता है दादाजी भीम, क्या पापा मुझे अवॉइड कर रहे हैं? दादा भीम मुस्कुराकर जवाब देते हैं, गुस्सा मत करो मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम्हारे पापा जल्दी ही वापस आएंगे। इस पर नैना कहती है, मुझे परवाह नहीं की वो कब आएंगे, बस मुझे उनसे तोहफे चाहिए और आप भी मेरी इसमें मदद करेंगे। नैना ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आती है, मैंने सुना है कि मेरी छोटी राजकुमारी घर वापस आ गई है। ये आवाज नैना के पिता की थी और अपने पिता को अंदर आता देखकर नैना काफी खुश हो जाती है और फिर एकदम से गुस्से में आकर अपना मुंह पीछे की तरफ करके खड़ी हो जाती है। नैना के पिता अंकल स्वॉर्ड के साथ नैना की तरफ ही आ रहे थे और वो दोनों ही नैना को देखकर काफी खुश नजर आ रहे थे। वो दोनों नैना के करीब आ जाते हैं और पिताजी नैना से पूछते हैं, मेरी छोटी परी आज साल बाद घर आई है और अपने पिता से पीठ करके क्यों खड़ी हो गई? पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। ये सुनकर नैना अपने पिता को चिढ़ाते हुए कहती है, अच्छा मुझसे झूठ मत बोलिए, आपको लगता था कि मैं घर कभी आऊंगी ही नहीं। नैना की इन अटपटी हरकतों को देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। तभी नैना के पिता उसके सामने अपनी गद्दी पर आकर बैठ जाते हैं, पर नैना फिर से अपनी पीठ उनसे फेर कर खड़ी हो जाती है। पिताजी उससे कहते हैं, मेरी छोटी परी अपने पिता के गले नहीं लगेगी। इस पर नैना तेजी से भागकर अपने दादा स्वॉर्ड के गले लग जाती है और उसके पिता ये देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये कभी नहीं सुधरेगी। नैना दादाजी स्वॉर्ड के गले लगकर कहती है, दादाजी स्वॉर्ड मैंने आपको बहुत मिस किया। दादाजी स्वॉर्ड उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बताते हैं, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरी बच्ची। क्या सच में? नैना पूछती है। दादाजी स्वॉर्ड जवाब देते हैं, हाँ सच में। तुम अपने दादा भीम से पूछ सकती हो अगर तुम्हें इस पर भरोसा नहीं हो रहा हो। इस पर नैना उन्हें बताते हुए कहती है, पर अभी तो दादाजी भीम ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा मिस किया। ये सुनकर नैना के पिता अपना सिर पकड़कर मुस्कुराने लगते हैं और दादा भीम अपना सीना चौड़ा करके बैठ जाते हैं। दादाजी स्वॉर्ड अब नैना को जवाब देते हैं, नहीं बेटा, तुम्हारे दादा भीम झूठ बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा याद किया। इस पर दादा भीम खड़े होकर भड़क कर दादा स्वॉर्ड से कहते हैं, वो बस तुम हो जो झूठ बोल रहे हो। उनकी इस बात पर दादा स्वॉर्ड भी भड़क कर कहते हैं, अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो चलो लड़कर देख लेते हैं। इतना कहकर वो दोनों अपनी अपनी पावर बाहर निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दादा भीम दादा स्वॉर्ड से छोटे थे और दोनों ही सगे भाई थे, पर दोनों ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे।
क्योंकि दोनों ही ताकतवर सोल मास्टर थे और नैना के पिता उन दोनों के बड़े भाई के बेटे थे। अपने पिता के बाद वो ही अपना शहर संभाल रहे थे और दादा भीम और स्वॉर्ड दोनों ही इसमें अपने बड़े भाई के बेटे के साथ थे, जैसे वो अपने भाई के साथ खड़े रहते थे। दोनों भाइयों को फिर से झगड़ता देखकर नैना के पिता उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, अंकल स्वॉर्ड और अंकल भीम, आप दोनों कभी शांत क्यों नहीं रहते? जब देखो आपस में झगड़ते रहते हो। नैना अभी घर आई है और आप दोनों फिर से झगड़ रहे हो। अब शांत हो जाओ। दोनों शांत हो जाते हैं, पर अकड़ दोनों की बिल्कुल भी कम नहीं होती। दोनों एक दूसरे के सामने अकड़ कर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ तरुण अपने स्कूल में था और वो अपने कमरे की तरफ जाकर उसका दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे वहां कोई नहीं पाता, जबकि उसके साथ ऑस्कर रहता था। कमरे में ऑस्कर को न देखकर तरुण कहता है, ये अंकल सॉसेज आज फिर से कमरे में नहीं है। पक्का लड़कियों को देखने गया होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। तरुण ने इतना कहा ही था कि तभी उसे उल्टियां लगने को होती हैं और तरुण अपने मुंह पर हाथ लगा लेता है। उसे उल्टी तो नहीं लगती, पर थोड़ा खून उसके मुंह से जरूर निकलता है। खून देखकर तरुण मन ही मन कहता है, हालांकि मैंने अपने आप को बर्फीले आग के तालाब में तैयार किया था और वो आग और बर्फ के पौधे निकले थे, पर इसके बाद भी मैं आज अपने से 21 सोल पावर लेवल ज्यादा वाले सोल मास्टर से लड़ा हूं और इससे मुझे भी अंदरूनी चोट पहुंची है। तरुण ये सोच ही रहा था कि तभी जिया पीछे से आकर तरुण की फिक्र करते हुए पूछती है, क्या हुआ तरुण, तुम ठीक तो हो ना? तरुण जल्दी से अपने मुंह से खून सफा करके जिया की तरफ मुड़कर मुस्कुराकर उसे जवाब देता है, कुछ नहीं हुआ जिया, बस छोटी मोटी चोट है। जिया तरुण के मुंह पर लगा हल्का सा खून देख लेती है और उसका हाथ पकड़कर कमरे में अंदर ले जाते हुए कहती है, ये छोटी बात कैसे है? तुम अभी एक सोल किंग से लड़े हो और उसे हराया है। जिया अब तरुण को उसके बिस्तर पर बिठा देती है और खुद भी बैठ जाती है और आगे कहती है, लायन और उसका परिवार अपनी गलतियों को सही समझता है और दूसरों को भी यही समझाने की कोशिश करता है। अब तुमने उसके पिता को हरा दिया, तो क्या अब उसका दादा भी यहां तुम्हारे लिए आएगा? ये कहकर जिया जोर से हंसती है और जैसे ही तरुण हंसने की कोशिश करता है तो उसे जोर से खांसी आने लगती है। जिया तरुण के लिए चिंता करती है और उसकी पीठ को थपथपाती है, जिससे तरुण की खांसी रुक जाती है। ऑस्कर अभी भी कमरे में नहीं आया था और उसके बिस्तर को देखते हुए जिया गुस्से से कहती है, ये अंकल सॉसेज पता नहीं कहाँ है। जब जरूरत होती है तब ये हमेशा लापता रहता है। तरुण अब जिया को समझाते हुए कहता है, जिया अब तुम अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करो, मैं तब तक फिर से रिकवर होने के लिए मेडिटेट कर लेता हूं। तरुण की बात सुनकर जिया झट से जवाब देती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर कोई फिर से तुम्हें परेशान करने के लिए आ गया तो तुम आराम से मेडिटेशन करो, मैं यही रुककर तुम्हारी हिफाजत करूंगी। इतना कहकर जिया पास ही में एक कुर्सी पर बैठ जाती है और तरुण बिस्तर पर बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। जैसे ही तरुण बैठकर अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन करता है तो उसकी पावर उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगती है और जिया बिना पलक झपकाए मुस्कुराते हुए बस तरुण को ही देखे जाती है। नैना के घर में अभी भी नैना को किसने ज्यादा मिस किया, उसी पर झगड़े हो रहे थे। इस पर नैना अपना हाथ खड़ा करके कहती है, मैं बता सकती हूँ कि किसने मुझे सबसे ज्यादा मिस किया। उसकी इस बात पर पिताजी उससे कहते हैं, नैना अब बस भी करो। अपने पिता से ये सुनकर नैना फिर से उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है, आप तो बस चुप ही करो, आपसे तो मेरे दोनों दादाजी ही ज्यादा बढ़िया है। ये सुनकर दोनों दादा काफी खुश नजर आते हैं। तभी नैना उनसे कहती है, दादाजी ये कैसा रहेगा, आप दोनों मुझे गिफ्ट दीजिए। जिसका गिफ्ट मुझे पसंद आया इसका मतलब उसने मुझे सबसे ज्यादा मिस किया। नैना के पिता नैना की बातों से अपना सिर पकड़कर चुप होकर बैठ जाते हैं और नैना के दोनों दादा सोच में पड़ जाते हैं। तभी नैना के पिता उससे कहते हैं, अब बस करो नैना, इतना बहुत है, चलो अब मेरे पास आओ, मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया हुआ है। इतना कहकर उसके पिता उसे बस पकड़ने ही वाले थे कि तभी नैना बड़ी तेजी से वहां से हट जाती है और उसकी स्पीड देखकर उसके दोनों दादा चौंक जाते हैं। नैना अपने पिता से पूछती है, बताइए आपने मेरे लिए कौन सा गिफ्ट तैयार किया है? इस पर उसके पिता उससे पूछते हैं, पहले तुम बताओ कि तुम्हारा सोल पावर लेवल क्या है। नैना बताती है, पिताजी मैं ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूं, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरे बस 10 ही लेवल बढ़े हैं। ये सुनकर उसके दोनों दादा तो चौंक जाते हैं, पर उसके पिता उससे कहते हैं, बस 10 ही लेवल, मेरी परी तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। इतना कहकर वो एकदम से झटके से चौंक कर पूछते हैं,
तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारे 10 लेवल बढ़ गए। नैना सबको इतना चौंका देखकर खुश हो जाती है और मुस्कुराकर जवाब देती है, आपने बिल्कुल सही सुना। जब मैं यहां से गई थी तब मैं लेवल 27 पर थी और अब मैं लेवल 37 पर पहुंच गई हूं। पिताजी को उस पर यकीन नहीं हो रहा था और वो नैना से कहते हैं, नैना मुझसे झूठ मत बोलो। उनकी बात से नैना नाराज होकर कहती है, मैं इतनी मेहनत से और तरुण की दी टूलिप फूल के पौधे की जड़ी बूटी की मदद से यहां तक पहुंची हूं और आप मेरा भरोसा नहीं कर रहे। ये सुनकर पिताजी पूछते हैं, टूलिप फूल का पौधा? नैना बताती है, वो मुझे तरुण ने ला कर दिया था और उसकी मदद से एक ही दिन में मेरे 6 लेवल बढ़ गए। नैना की बात सुनकर सभी चौंक कर एक साथ कहते हैं, क्या एक ही दिन में 6 लेवल बढ़ गए? नैना के पिता पूछते हैं, ये आखिर किस तरह का पौधा था जो इसने एक ही दिन में इतने लेवल बढ़ा दिए? दादा भीम जवाब देते हैं, इसके बारे में तो बस पॉइजन मास्टर को ही पता होगा। दादा भीम अब एकदम से रुक कर दादा स्वॉर्ड से कहते हैं, वो पौधा शायद ऐसा नहीं कर सकता। हमें एक बार नैना के शरीर को अच्छे से चेक करना चाहिए। अगर इसने अपने लेवल बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया होगा तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर नैना उन्हें समझाते हुए कहती है, आप सब चिंता मत कीजिए। तरुण ने बताया था कि वो पौधा एक पवित्र पौधा है। ये मेरे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो इसे देखो। इतना बताकर नैना अपनी सोल को बाहर निकालने लगती है। तरुण ने लायन के पिता को हरा दिया था, तो क्या अब उसका दादा भी उससे लड़ने आएगा? और तब तक तरुण दोबारा से रिकवर हो भी पाएगा या नहीं? दूसरी तरफ तरुण के दिए पौधे से नैना के एक ही दिन में 6 लेवल बढ़ गए थे, जिससे उसके दादा और पिता चिंता में आ जाते हैं। क्या सच में इससे नैना के शरीर को कोई नुकसान पहुंचेगा या नहीं? और फिर क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ।